तो कक्षा 8 के विद्यार्थियों, विषय विज्ञान में हम अभी अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण पढ़ रहे हैं। अगले भाग में हमने क्षेत्रीय जाति के बारे में पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं वन्य प्राणी अभयारण्य। वन्य प्राणी अभयारण्य क्या है? शीघ्र ही पहेली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य। अभी आपको याद है होगा कि हम पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य में के बारे में जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि पहेली और जो प्रोफेसर अहमद है वो पंचमढ़ी में घूम रहे हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं मतलब उनका संरक्षण किया जाता है। इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभयारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारने या उनके शिकार पर अथवा उनको पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है। किसी भी इंसान को किसी भी वन्य प्राणी को मारना या फिर उनको पकड़ना या उनका शिकार करना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है। मतलब कोई उसको मार नहीं सकता, वरना उसको सजा हो सकती है। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि काले हिरण। संकटापन्न मतलब कि ऐसे जानवर जो लुप्त होने के कगार पर है। काले हिरण होते हैं, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित है। भारतीय अभयारण्यों में अनूठे दृश्यभूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी बड़ी नदियाँ के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड है। बुशलैंड वाल मतलब कांटाड़ी वनस्पति, और डेल्टा की झाड़ी मतलब वो जो होता है ना सुंदरवन में जो पाए जाते हैं वही। यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग उनका अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। ये अफसोस की बात है कि आजकल जो हमारा संरक्षित वन है वो भी सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि उनके आसपास के क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं वो जंगल में अतिक्रमण कर रहे हैं। वो लोग जंगल में घूमने के लिए चले जाते हैं, तो कोई शिकार करने के लिए, ठीक है, तो उनके कारण वो नष्ट हो रहे हैं। बच्चों को प्राणी उद्यान भ्रमण की याद ताज़ा करने को कहा जाता है, उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहां हम प्राणियों का संरक्षण करते हैं। जैसे चिड़ियाघर में हम जो प्राणी उद्यान हमारे यहाँ काकरिया आप गए होंगे, तो यह भी एक सुरक्षित उन प्राणियों के लिए एरिया है जहां पर उन्हें संरक्षण दिया जाता है। ठीक है। क्रियाकलाप 7.7 निकट के चिड़ियाघर का भ्रमण कीजिए। वहाँ के प्राणियों को किन परिस्थितियों में रखा गया है इसका प्रेक्षण करिए। ठीक है, आप देखिए कि प्राणियों के लिए कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। मगरमच्छ के लिए बड़े बड़े तालाब बनाए गए हैं, तो बाघ के लिए एक बड़ा सा एरिया छोड़ा गया है। उनको एक अकेले जंगल वहाँ पिंजरे में बंद करके नहीं रखा जाता, उनका ख्याल रखा जाता है, उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। क्या वे जंतुओं के जीवन के लिए उपयुक्त है? क्या जंतु प्राकृतिक आवास की अपेक्षा कृत्रिम आवास में रह सकते हैं? आपके विचार में जंतु चिड़ियाघर में अधिक आराम से है अथवा प्राकृतिक आवास में? हम बोले तो क्या हमें पिंजरे में रहना अच्छा लगता है? कोई हमें पिंजरे में डाल दे तो हमें कैसा लगेगा? तो स्वाभाविक है कि जो प्राणी है, जंतु है, वो चिड़ियाघर से ज़्यादा प्राकृतिक आवास में अच्छे से रहेगा, खुले वातावरण में। अब राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। अभी हमने क्या देखा था? अभयारण्य के बारे में देखा। अब राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं।
सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीक सागौन इस वन में मिलती है। सर्वोत्तम किस्म की टीक, जिसे हम लोग साग कहते हैं, वो जो लकड़ी होती है वो इसी वन में मिलती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास शरण भी स्थित है। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण हैं, जिससे हमें आदिमानव के जीवन पायन के बारे में पता चलता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित है। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण हैं, जिससे हम आदिमानव के जीवन यापन में बारे में पता चलता है। वहाँ पर कुछ ऐसा चट्टानें आई हुई है जिस पर वो जो पेंटिंग होती थी ना, जो पुराने ज़माने में आदिवासियाँ करते थे, वो है। एक और भी है जिसके बारे में मुझे पता है लेकिन ठीक से नहीं पता। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियाँ भी मिलती है। पंचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्यों को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। सतपुड़ा के जंगल में आज भी कई आदिवासी लोग रहते हैं। जैसे बच्चे आगे बढ़े, उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर तथा बाघ परियोजना लागू की। सालों पहले आपको पता होगा, कुछ साल पहले 20 या 25 साल पहले हमारे जो बाघ है, टाइगर है, जो हमारे देश की शान है, वो ख़त्म होने के आरे पर थी। मतलब कि 100 या 100 से भी नीचे उनकी जनजाति रह गई थी। तब उन्हें बचाने के हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अमल में लाया गया था। इस परियोजना के उद्देश्य से हमारे बाघ जो है उनकी आज जनसंख्या, उनकी जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है। काफ़ी मतलब बहुत सारी तो नहीं बढ़ी, लेकिन बढ़ी है ज़रूर। हमने उन्हें बचा लिया, वरना अगर प्रोजेक्ट टाइगर नहीं लाती सरकार तो शायद हम अपने बाघों को खो देते। फिर हम ये कह सकते थे कि हमारे देश में भी बाघ हुआ करते थे, लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश में हमने बाघों को बचा लिया है। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना है। संवर्धन करना मतलब नए बच्चे पैदा करना और उनकी संख्या में बढ़ोतरी करना। ये देखा है ना आपने बाघ, कितना प्यारा लगता है। देखो, ये है वो जंगली भैंस है और ये है जो बाहर बारहसिंगा है। क्या इस वन में बाघ अभी भी पाए जाते हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं बाघ देख सकता हूँ। बाघ जो चित्र में है उन स्पीशीज में से है, एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं। परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंस तथा बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, वो उन्हें संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। बूझों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया, जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। ठीक है, उनके अस्तित्व को खतरा क्यों पैदा हो गया है? क्योंकि उनके प्राकृतिक आवास जो है, जो जंगल है जिसमें बाघ रहते हैं, वो घट रहे हैं। वनोन्मूलन के कारण जंगल घट रहे हैं, वनस्पति नहीं मिल पा रही। उससे क्या होता है, उनसे
ये जो उनके जो भाग जो खाते हैं, जैसे चीता है, हरण है, भूंड है, तो उनकी संख्या भी घट जाती है, तो उनको खाना भी नहीं मिल पाता। तो बहुत से कारण हैं कि प्राकृतिक आवास के व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधों एवं जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में अभयारण्य से ज़्यादा कड़े नियम लागू किए जाते हैं। मानव गतिविधियां जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन, पौधे की लकड़ी या औषधि पौधे एकत्र करना स्वीकार्य नहीं है। मतलब आप कह सकते हो कि जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर बाहर से जाने वाले लोगों को आने की मनाही है। माधव जी पहली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटी प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है, क्योंकि बड़े प्राणी अक्सर उनकी जो संख्याएं होती है उनके जीवन पर हमारी नज़र रहती है। लेकिन ये जो छोटे प्राणी होते हैं, जैसे सांप है, मेंढक है, छिपकली है, चमगादड़ है, तो उन पर हमारी नज़र नहीं रहती, मतलब उन पर सरकार की नज़र नहीं रहती। तो उनको शिकारियों से कैसे बचाया जाए? अक्सर हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और परितंत्र में उपयोग उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं हैं। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं, परंतु पारितंत्र जो होता है, जो नेचर होता है, उसमें उनकी बहुत ही भूमिका महत्व की होती है। उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं। इसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। जैसे सांप जो है वो क्या करते हैं? सांप जो है वो चूहे को खा जाते हैं। चूहा जो होता है वो बहुत नुकसान करता है खेती में। फिर ये जो और कौन, उल्लू भी है, वो भी वो चूहे को खाते हैं और उन्हें वो हमारी खेती को बचाने में मददगार होते हैं। ऐसे छोटे छोटे बातों को हम उन पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन वो बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं। हम उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं, जिनके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कृषि क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। समझ में आया? किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु जो होता है, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब सभी जो पौधे होते हैं, प्राणी होते हैं, उनका एक भाग योगदान होता है पारितंत्र में निर्माण में, पारितंत्र के निर्माण में, जलवायु में, भूमि में, नदी, डेल्टा इत्यादि में उनका भी एक योगदान होता है। मुझे आश्चर्य होगा यदि संकटापन्न स्पीशीज का कोई रिकॉर्ड भी हो। ठीक है, अगला हम अगले भाग में पढ़ेंगे।